नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं विदेशी बाजारों का क्या हाल है, क्योंकि कल भारतीय बाजार काफी गिरे थे और आज भी संकेत बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजार कमजोर बंद हुए हैं, वहां पे भी थोड़ा दबाव देखने को मिला, क्योंकि ग्रीस वाला मामला अभी तक सॉर्ट आउट हो नहीं पाया है। यूरोपियन मार्केट को देखेंगे तो वहां पे भी ठीक ठाक गिरावट के साथ ही कमजोर संकेत आज के लिए दे रहे हैं। लेकिन एशियाई बाजारों पर अगर आप देखेंगे तो वहां जो खासतौर पर एसजीएक्स निफ्टी देखें, शुरुआती कमजोरी के संकेत ऑलरेडी दे रहा है। और अगर आप दूसरे बाजारों को देखेंगे तो वहां से भी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। सवाल यह है कि अभी भी क्या जो कल इतनी बड़ी गिरावट हुई भारतीय बाजारों में वो कंटिन्यू रहेगी या यहाँ पे कुछ रियायत मिल सकती है। आशीष, जिस तरीके से कल बाजार में गिरी तो आज भी फॉलो अप सेलिंग या कुछ रियायत? ये मूड तो बिगड़ ही गया है। इससे पहले डर लगता था, वापस वो डर सबके जहन में आ गया है। जिस तरह से वायदा बाजार में बिल्डअप हो रहा है, 8,000 के बाद 7700, ये दो लेवल्स हैं जो बड़े प्रोमिनेंट बिल्डअप दिखा रहे हैं। तो शायद आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि बाजार अब डाउन साइड के लिए ब्रेसअप कर ही रहा है। तो मूड बिगड़ गया है, इसमें कोई शक नहीं, और दबाव देखने को मिलेगा। और अब तो सबकी नजर मानसून के चाल पर रहने वाली है। अगर वाकई सूखे की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है इस समय। इस बीच में हमें लगता है, क्योंकि एट हार्ट तो हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने की बाजार में। कई सारे स्टॉक्स जो पसंद आते थे जब वो गिर जाते हैं तो और पसंद आते हैं, तो हम फोकस ज्यादातर खरीदारी पर ही करेंगे। लेकिन बाजार के मूड के साथ चुनिंदा बिकवाली के स्टॉक्स होंगे। लेकिन हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने, खरीदारी जब करें जब आपको उन स्टॉक्स में आज स्टेबिलिटी आती हुई नजर आए। हो सकता है कल के सेल ऑफ के बाद इनिशियली शुरुआती ट्रेड में थोड़ा सा दबाव कंटिन्यू होता हुआ नजर आए, लेकिन अगर स्टेबिलिटी आती है तो इन स्टॉक्स में आप एंटर कर सकते हैं। हमें लगता है एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिहाज से तो मौके ढूंढें। अगर आपको लगता है बाजार अभी यहां से और गिरने वाला है तो शायद ट्रेडिंग के लिहाज से और बाद में फिर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ढूंढें उन स्टॉक्स में मौके। खरीदारी पे फोकस, कुछ चुनिंदा बिकवाली की सलाह। नीरज जी? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा मेरा रुझान खरीदारी की तरफ ज्यादा है। हमें लगता है कि कल ओवरसोल्ड जोन पे चला गया है, बहुत तेज गिरावट दिखी और पुट कॉल रेशियो आप देखेंगे तो 0.97 के आसपास पहुंच गया है। पैनिक आ गया था, थोड़ा सा एक्चुअली पैनिक थी। और इंटरेस्टिंग है कि अगर जून का ओपन इंटरेस्ट आप निफ्टी की देखेंगे तो मीगर बढ़ा है। वो हमें थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है कि यहाँ पे एक गुंजाइश बन सकती है कि आज थोड़ा सा बाउंस मिले। हालांकि डायरेक्शनल कॉल अभी हमारी बदली नहीं है, लेकिन आज हमें लगता है कि बाई साइड में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगी। तो लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट कॉल्स भी आपके लिए होंगी। तो खरीदारी की ही राय शुरुआत से रखेंगे। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत दो स्टॉक्स, इनफैक्ट ज्यादातर तो खरीदारी हमारे पास है ही है। शुरुआत दोनों बाय रिकमेंडेशन के साथ होंगी। तो कल मूड बिगड़ा था तो शुरुआत ऐसी पॉजिटिव नोट पे करना अच्छी बात है। दो स्टॉक्स है। सबसे पहले एमटीएनएल का काउंट है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से ही सही, इस समय वो ऐसे ही मौके ढूंढने। हमें लगता है आज दिन के दौरान ये अच्छा बिल्डअप शायद ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आए। 16.5 के आसपास से 17.5 तक के जोन तक शायद यहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है। हालांकि बड़े एग्रेसिव टारगेट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है वहां तक शायद जाता हुआ नजर आए। ध्यान रखें, जो नई सरकार है अब फिर से एक्शन में आती हुई, और अब तो टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आए। बीएसएनएल की तरफ एक्टिव मूवमेंट्स आ रहे हैं। अब वो दरें घटाई जाएंगी, रोमिंग चार्जेस वगैरह घटाए जाएंगे। तो अब कोशिश हो रही है इन कंपनीज को रीसेलेक्ट करने की। और हमें लगता है अब एमटीएनएल, आईटीआई जैसी कंपनीज रडार पे आनी चाहिए आपके, जहां पे हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने, क्योंकि अब सरकार हेल बेंट है अपनी तमाम से कंपनीज, कमजोर कंपनीज के हालात इंप्रूव करने के लिए। और बीएसएनएल के जब ये पहला स्टेप लिया गया है तो अब बड़ा बाजार में बस स्ट्रांग हो गया है कि शायद बाकी जो पहले चर्चा चल रही थी कि जो विलय की बात थी एमटीएनएल के साथ बीएसएनएल का विलय होता हुआ नजर आएगा। इवेंचुअली उसके बाद कहा जा रहा था आईटीआई जो मेजरली इन दोनों कंपनीज को टेलीकॉम इक्विपमेंट्स सप्लाई करने का काम करती है, उसको भी इसमें कंसोलिडेट कर लिया जाएगा। तो ये तीनों कंपनीज उस लिहाज से फोकस में, बीएसएनएल नॉन लिस्टेड एंटिटी है ऑब्वियसली, तो एमटीएनएल और आईटीआई में खरीदारी करने के मौके ढूंढने। आईटीआई खासतौर पर ध्यान रखें, नंबर्स में कुछ हद तक मोमेंटम ऑपरेशनली इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट्स आने का रीजन तो अदर इनकम का कंपोनेंट इंक्रीज हुआ था तो उससे भी था, लेकिन ऑपरेशनली कुछ हद तक इंप्रूवमेंट्स हैं, वो एक और इंकरेजिंग सिग्नल दे रहे हैं। रिजल्ट्स के बाद अच्छा मूव था, कल पिटाई हुई मार्केट की अक्रॉस द बोर्ड। तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से 4-5% फिर से कमजोर हुआ था फिलहाल के लिए, क्योंकि जब तक ये बातें लंबे समय से चलती रही, तो जब तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता तब तक शायद यहाँ पे कन्विक्शन के साथ खरीदारी करने के मौके न ढूंढने। लेकिन जैसे जैसे बज आती रहेंगी तब तक हमें लगता है बेहद स्ट्रांग, बेहद शार्प मूव्स ये कंपनी डिलीवर करेंगी। तो एमटीएनएल में टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, आईटीआई में टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। नीरज जी, आपकी शुरुआती दो खिलाड़ी। शुरुआत मदरसन सुमी के साथ करना चाहेंगे और सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। कल भारी गिरावट के बावजूद ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, बहुत कमजोरी इसमें नहीं आई। सेक्टर्स के मानना है कि ऐसे बिजनेस जो कंपनियां जिनका बिजनेस विदेशों से भी काफी हद तक डिपेंडेंट है, उस पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्यूज बहुत अच्छे नहीं है। तो आपको बैलेंस आउट रखना चाहिए कि विदेशों से भी अच्छा कारोबार आता है। और इस कंपनी में लगता है कि
ऐसा है। और दूसरा ये है कि कंपनी जो अपना गाइडेंस और आउटलुक दिया वो बहुत ही मैसिव है। हालांकि 5-5 साल का गाइडेंस इनका होता है और वो काफ़ी हद तक ये मीटअप करते हैं। जो BMW के साथ इनकी जो डील हुई है, टाई अप हुआ है, वो सेलेक्टर्स को लगता है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और अगर वो उसमें सही उतरते हैं, वो खरे उतरते हैं, तो हमें लगता है कि कम से कम जो है ये स्टॉक यहाँ से डबल ट्रिपल हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से रखना चाहिए नज़र, क्योंकि कल बिल्कुल कमजोरी इसमें नहीं आई थी, तो आज इसमें थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। 485 के आसपास का टारगेट लेते हुए मदरसन सूमी में खरीदारी करके चलना चाहिए। BHEL अगला स्टॉक होगा। कल बाजार में भयानक गिरावट जब चल रही थी, तो उस बीच एक बड़ा ऑर्डर इनको मिला 18,000 करोड़ का, जो इनके इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर है अब तक का। इनको ट्रांसजेनको की तरफ से मिली है, ट्रांसमिशन लाइंस काम करने हैं इनको। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये इतना बड़ा ऑर्डर था, और जो कि कल मूड खराब था बाजार का, तो उस पर स्टॉक ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, लेकिन गिरा भी नहीं। इंटरेस्टिंग यही था कि बाजार में कहीं ना कहीं इसमें नीचे सपोर्ट मिल रहा था और स्टॉक बहुत मामूली गिरावट के साथ ये बंद हुआ था। सेक्टर्स लगता है कि आज मूड थोड़ा ठीक होगा, तो उस ऑर्डर की खबर पे स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। 262 या उससे ऊपर के टारगेट लेते हुए खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे आपने देखे होंगे, चौथी तिमाही में बेहद शानदार थे, उसके बाद से स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 248 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। और अब वक्त है यहाँ पे मिस्टर डिपेंडेबल का। डिपेंडेबल के तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं केन इंडिया। हालांकि बहुत ज्यादा कन्विक्शन अभी भी नहीं आएगा आपको, लेकिन तमाम कंसर्न्स प्राइस में इस समय पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये कंपनी जब से इसने पेरेंटेज चेंज हुआ, इस कंपनी का प्रमोटर्स बदले, तब प्रेशर आया था। उसके बाद कच्चा तेल जो तगड़ा स्लाइड दिखाता हुआ नजर आया, उससे एडेड दबाव इस कंपनी में देखने को मिला। अब ये दोनों प्राइस्ड इन है। हमें लगता है कच्चे तेल में तो जिस तरह से कल उछाल आया है $65 के ऊपर, मेरे ख्याल से ब्रेंट जाके बंद हुआ है, वो एक इंकरेजिंग सिग्नल पहले तो बनता है कि इंडिया के लिए आज ट्रेडिंग की बायसेंस के लिहाज से। तो यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। क्यों आया कच्चे तेल में बाउंस? क्योंकि प्रोडक्शन के आंकड़े यूएस में कहा जा रहा है, उसमें शायद कटौती आती हुई नजर आएगी, तो उस लिहाज से आज अप मूव थे। हालांकि क्या ये सस्टेनेबल है? हमें लगता नहीं है कि कच्चे तेल का बाउंस सस्टेनेबल है, क्योंकि ध्यान रखें परसों ही ओपेक की बैठक है। हाईली अनलाइकली है कि प्रोडक्शन में कोई भी कट होंगे। जिस तरह से ईरान इराक मूव कर रहे हैं प्रोडक्शन के फ्रंट पे, कह चुके हैं कि 2015 में वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हाईली अनलाइकली कि ओपेक भी इस सिनेरियो में कटौती होती हुई नजर आएगी। तो प्रोडक्शन स्टेटस को मेंटेन होगा तो एक एडिड डैम्पनर हो सकता है। लेकिन केन इंडिया में क्योंकि बाउंस कच्चे तेल में आया है और जो कंसर्न्स थे वो प्राइस में नजर आते हैं, हमें लगता है खरीदारी करने के मौके, और शायद एक बार फिर से वो 200 के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आए। इसलिए आज की आपकी स्क्रीन पे वो टारगेट्स। एक और इंकरेजिंग बात है, इस कंपनी का पेरेंट तो वेदांता हो चुका है। वेदांता ने 220 रुपए पे यहाँ पे जो एडिशनल शेयर्स हैं वो एक्वायर करती हुई नजर आएगी। तो यानी कि कल की क्लोजिंग से जो कि 190 रुपए था, उससे 30 रुपए ऊपर यहाँ पे वेदांता यहाँ पे स्टेक इंक्रीज करेगी, तो थोड़ा सा एडेड कंफर्ट देता है। हमें लगता है केन इंडिया में एटलीस्ट फॉर द टाइम नहीं यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आज के लिए 200 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। नीरज जी, आपका डिपेंडेबल खिलाड़ी? केन इंडिया के लिए एक और पॉजिटिव है कि जो ओपेक के कोर मेंबर्स हैं, उन्होंने प्रोडक्शन कैप करने की बात कही है, जो लेटेस्ट खबर है, तो उससे भी एक सपोर्ट टूट मिलता है। मतलब जो लेवल्स हैं उसी के आसपास ही, उसी के आसपास वही कटौती नहीं आने वाली, वही दिक्कत की बात, तो वो एक थोड़ा सा इसमें रहेगा। LNT लेकिन सेलेक्टर्स यहाँ पे चुन रहे हैं और उनका मानना है कि यहाँ पे खरीदारी इसलिए करनी चाहिए। कल इसमें जो आप इसका डेटा एनालाइज करेंगे जब FN होगा, तो आप देखेंगे इसमें सबसे कम शॉर्ट्स बनते हुए दिखे थे। बहुत ही मजबूत ये स्टॉक दिख रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब देखिए बहुत ज्यादा गिरावट इन सब स्टॉक्स में नहीं आई है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए, और यही वजह है कि सेलेक्टर्स डिपेंडेबल के तौर पर इसको आपको सुझा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे कमजोर बाजार में लीडर्स के साथ रहेंगे तो आपकी डाउनसाइड कम रहेगी, अपसाइड ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी रिवर्सल आता है तो ऐसे ही दिग्गज स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी बनती हुई दिखेगी। सेक्टर्स को लगता है कि LNT में खरीदारी करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 1690 के आसपास का लक्ष्य रखें, लेकिन ये सब ध्यान इसलिए रखना चाहिए आपको क्योंकि बाजार किसी भी दिशा में अगर बहुत बड़ा मूव लेता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए इसमें लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकता है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक, साथ ही आपको पसंदीदा फ्री हिट भी होगा।
बीच में सबसे पहले टीसीएस को लेंगे और यहाँ पे खरीदारी की सलाह। सेलेक्टर्स का ये भी मानना है कि उन स्टॉक्स पे आपको नजर रखना चाहिए जो बहुत ज्यादा ब्याज दरों पे टिके हुए नहीं रहते, बहुत ज्यादा उनका ब्याज दरों से लेना देना नहीं होता। तो आईटी के साथ स्पेस है, वहां पे नजर रखनी चाहिए और उनकी डिपेंडेंसी ज्यादातर ग्लोबल बिजनेसेस पे होती है, वहां फोकस करना चाहिए क्योंकि डॉलर लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है, कल भी मजबूत हुआ है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव। दूसरा, इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा इन स्टॉक्स को लेना देना नहीं होता है, इन पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। यही वजह कि कल आईटी स्पेस में सबसे कम गिरावट आपको देखने को मिली होगी और टीसीएस हमें लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे भी काफी ज्यादा खरीदारी देखी गई है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पे काफी ज्यादा होती देखी गई, इसलिए टीसीएस में सेक्टर्स लगता है कि पोजिशनल ट्रेड आज ही बनता है। 2660 2-3% तक के उछाल के लिए स्टॉक को खरीदना चाहिए और 2585 के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मंगलम ड्रग्स एक छोटी सी फार्मा कंपनी है और कल दिन के दौरान इसमें बहुत तेज शार्प आया था। इंटरेस्टिंग ये था कि एक दो स्टॉक आपको और आगे बताऊंगा जो कल की इतनी बड़ी गिरावट में भी भारी उछाल के साथ खरीदारी दिखा रहे थे और वहां पे सेक्टर्स को लगता है कि शायद हो सकता है वैल्यू बाइंग होती रही हो या किसी को कुछ अंदर की डेवलपमेंट्स मालूम हो, इसलिए वहां पे खरीदारी होती है। वहां पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आज हमें लगता है स्टेबल होगा। तो ऐसे स्टॉक्स जो कल रनअप में थे आज फिर से रनअप दिखाएंगे। मंगलम ड्रग्स 59 रुपए के लक्ष्य के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। यूनाइटेड ब्रूवरीज, और यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं। कल यूटीआई ने अपने जो है स्टेक ले लिया उसमें और सेक्टर्स को लगता है कि अब ये फर्दर डेवलपमेंट आगे होते हुए देखेंगे क्योंकि माल्या ग्रुप की होल्डिंग धीरे धीरे इसमें कम होती जा रही है, उनकी पकड़ ढीली हो रही है और आमतौर पे बस रहती है कि हेनकेन इसमें मार्केट से शेयर ले रहा है, काफी उठा लेगा इसमें। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को अपने रडार पे आपको रखना चाहिए। कल का डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट था और बहुत मामूली गिरावट के साथ यह स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखा है। हमें लगता है इस स्टॉक में आज भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। 955 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले, 932 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, मिडिल ऑर्डर में फोकस खरीदारी पर रहेगा। एक हमारा पसंदीदा स्टॉक रहा था ऑफ लेट, जब वो चर्निंग होने वाली थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आने वाले थे, मार्केट नेम्स आने वाले थे, वो है सुजलॉन का काउंटर। अपने रीसेंट हाई से तो अब सिग्निफिकेंट करेक्शन दिखा रहा है। ये बात सच है कि अभी भी बड़ा कैश बर्न कर रही है कंपनी, हालात अभी भी फंडामेंटली बड़े कमजोर हैं, तो इस लिहाज से शायद लॉन्ग टर्म आउटलुक इस समय बड़ा क्लियर नहीं है। बस इस बात के अलावा कि यहाँ पे एक बड़ा नाम इन्वेस्टर तौर पे या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के तौर पे चेक इन कर चुका है, उसके बावजूद उसके अलावा कोई बड़ा गेम चेंजिंग नजर नहीं आया। नंबर्स भी अभी भी कमजोर हैं, अभी भी बैलेंस शीट को लेकर कंसर्न बनी हुई हैं, लेकिन जो मैक्रो एनवायरमेंट में इंप्रूवमेंट है वो समय समय पे स्टॉक में वो आपको अपीवल या बाउंस देते रहेंगे। अब जैसे कल खबर आई, इससे पहले सेंटर ने यानी केंद्र सरकार ने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस में लाना चाहते हैं, थ्रस्ट देना चाहते हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म रोड मैप भी रख दिया था। अब उसके बाद जो तमाम बीजेपी लेड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी उसी फ्रंट पे मूव कर रही हैं। केस इन पॉइंट महाराष्ट्र ने मेरे ख्याल से कल अनाउंसमेंट करा है 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में। तब वो एनवायरमेंट बड़ा कंड्यूसिव हो रहा है। आपने सुना होगा दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज अब इंडिया में एक्विजिशंस कर रही हैं, एमएनए एक्टिविटी तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि सब स्पेस में पैर जमाना चाहते हैं भारतीय बाजारों में, क्योंकि जिस तरह का आउटलुक नजर आ रहा है, जिस तरह का स्पेंड यहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट करती हुई नजर आएंगी, वो बड़ा स्ट्रांग है। सुजलॉन एनर्जी उस लिहाज से मुझे लगता है 22-23 के आसपास के लेवल शायद एक अट्रैक्टिव बाय हो सकता है। फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के नजरिए से उतरे, आज के लिए 24.5-24 तक के जोन तक अप्रोच करने की सलाह। खरीदारी करने के यहाँ पे मौके ढूंढे जा सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक, इंटरेस्टिंगली कल के तगड़े प्रेशर के बाद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद बैंक्स में शायद कुछ हद तक कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स में प्रेशर कम होता हुआ नजर आए या फिर शायद ट्रेंड रिवर्सल या खरीदारी देखने को मिले। साउथ इंडियन बैंक एक अट्रैक्टिव प्ले वैसे भी हमारे एक्सपर्ट को नजर आता है। अगर इस देश में बैंकिंग में एमएनए एक्टिविटी पिकअप होनी है तो इस काउंटर की एमएनए एक्टिविटी पिकअप होने की खबर से ही आपको तगड़ी रेटिंग होती हुई नजर आएगी। वो अलग बात, कल जिस तरह की बोर्ड की बैठक हुई है, जो आउटकम्स आए हैं फाइन निवेश को लेकर और वगैरह, हमें लगता है साउथ इंडियन बैंक को रडार पे रखें। यहाँ पे शायद आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको वापस बाउंस देखने को मिले। अगर बैंकिंग शुरुआत में प्रेशर में कंटिन्यू होता हुआ नजर आए कल, क्योंकि आपको याद होगा बैंक्स ने ही प्रेशर को लीड करा था, तो थोड़ा सा रुक जाएं, लोअर लेवल्स के आसपास बाइंग करें। अगर शुरुआत में हेरिटेज का स्टेबिलिटी के साथ शुरुआत होती है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढें। 25 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। एक दिग्गज आईटी स्पेस से, क्योंकि जब बाजार में नर्वसनेस है, हमें लगता है आईटी एक ऐसी सोलेस देने की जगह हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए। इन्फोसिस वो कंपनी हमारे एक्सपर्ट मानते खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। एक रिलेटिव नॉन परफॉर्मर रहा है, एक हैवी वेट है जो खरीदारी करने के मौके ढूंढ दे रहा है। जिस तरह से नए मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्रीज आ रही हैं, जिस तरह की नए मैनेजमेंट की तरफ से लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, लग रहा है एक रिफॉर्म पाथ पे कंपनी मूव कर रही है। वो तो खैर लंबे अवधि के लिए आज से हमें देखना होगा किस हद तक वो ट्रैक्शन आता है, किस तरह से मोमेंटम आता है।
लेकिन इस समय जब रुपए में सिग्निफिकेंट कमजोरी आ रही है, जब यूएस में हालात इंप्रूव हो रहे हैं, अब ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि यूएस Q1 जीडीपी जो दबाव देखने को मिला था Q2 में हालात मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, ये सब पॉजिटिव्स हैं जो आईटी कंपनीज के लिए बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और इन्फोसिस के साथ तो हाईलाइट है कि आईटी यूएस एक्सपोजर दिग्गजों में सबसे ज्यादा इस कंपनी का है, तो वहां से भी पॉजिटिव ट्रैक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। आज के लिए हमें लगता है 2075 तक के जोन तक आप अप्रोच करें, पहले लेवल्स आपकी जो स्क्रीन है उस पर आएंगे। चलिए इसी के साथ वक्त चला हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जाएंगे। म्यूजिक कंपनी सारेगामा सिलेक्टर्स को लगता है खरीदारी यहाँ पे करनी चाहिए। ये भी एक स्टॉक ऐसा था जो कल के दिन की ट्रेड में काफी ज्यादा उछाल के साथ बंद हुआ था। संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है तो पेरेंटेज में कोई इश्यू नहीं है। कंपनी केवल म्यूजिक राइट्स ही नहीं रखती है, कई सारे सोप ओपेरा प्रोडक्शन में भी है और कई सारे सुपर हिट शोज इनके तमाम सारे जो GEC हैं, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स, उनमें चल रहे हैं। सेक्टर्स को लगता है कि जो आगे की इनकी आउटलुक है, जो आगे की इनकी प्रोडक्शन लाइन है, वो काफी स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा रोबस्ट लग रही है। और सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे रिवाइवल आपको देखने को मिलेगा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी बेनिफिट होगा। और जिस बिजनेस मॉडल पे ये काम कर रहे हैं वो काफी बेनिफिशियरी इनको लग रहा है, क्योंकि जो राइट्स हैं वो काफी प्रीमियम पे इनके पास है और जो इनका तो म्यूजिक वाला है, दूसरा जो सीरियल प्रोडक्शन का बिजनेस है वो काफी रोबस्ट है। सेक्टर्स को यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और कल के उछाल के बाद हमें लगता है कि एक फॉलो बाइंग आएगी, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 200 रुपए के आसपास, 215 का टारगेट लेते हुए सारेगामा में आज खरीदारी करके चले। आशीष, सीमेक वो कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इंटरेस्टिंग प्ले है और हमें लगता है जिस तरह से वो बायबैक 125 रुपए 125 के फिक्स प्राइस पे होने वाला है, वो सपोर्ट देगा। तो मार्केट में अगर सिग्निफिकेंट प्रेशर आता है तो भी यहाँ पे खरीदारी करने के मौके होने चाहिए। ये कंपनी पहले तो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स प्रोवाइड करने का काम करती है, तो ऑफशोर एक्टिविटीज जो होती हैं ऑन डीप सी ड्रिलिंग वगैरह, उन सब के लिए सपोर्ट एक्टिविटीज देती है। और हमें लगता है जो नेल्प के अब राउंड आएंगे और नई सरकार आने के बाद तो थोड़ा सा लंबा गेम है, लेकिन हमें लगता है ये कंपनी उसके हाथ से बड़ी स्ट्रांगली पॉइज्ड है, अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलेगा। इस कंपनी में हमने देखा था 2014 में मेरे ख्याल से प्रमोटर्स चेंज होते हुए नजर आए थे, तो एक बेहद स्ट्रांग हैंड से दूसरे स्ट्रांग हैंड की तरफ मूव करी है। मॉरिशन प्रमोटर्स, तो उसका इंडियन प्रमोटर्स, HAL ऑफशोर मेरे ख्याल से जिन्होंने इस सीमेक पे प्रमोटर्स बने थे। इस कंपनी में 75% प्रमोटर्स की ऑलरेडी होल्डिंग है। वैसे भी जो नए प्रमोटर्स हैं ओपन ऑफर लेके आए थे। ओपन ऑफर 125 रुपए में, जैसे मैं हाईलाइट कर रहा था, तो करंट लेवल से ऑलमोस्ट 15-16 रुपए के ऊपर आपको ओपन ऑफर का प्राइस नजर आएगा और ओपन ऑफर इस कमजोर मार्केट में सपोर्ट करेगा, तो वो एक एडेड एडवांटेज जैसे हमने हाईलाइट करा। आउटलुक हमें बहुत पॉजिटिव नजर आता है इस कंपनी का, यहाँ से तो अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 160 के हाईज बनाए थे इस कंपनी ने, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 50 रुपए नीचे इस समय कामकाज कर रही है, यानी कि 1/3 तो इसने वाइप आउट कर दिया था इस रीसेंट प्रेशर में। हमें लगता है यहाँ पे अट्रैक्टिव बाय है, रिस्क रिवॉर्ड बेहद फेवरेबल है, इसलिए आज से खरीदारी करने के मौके ढूंढने 114 से 118 तक के लेवल तक आज ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करें, कि हमें लगता है धीरे धीरे ये अपनी जो ओपन ऑफर प्राइस है उसके ऊपर इंचअप करता हुआ अगले कुछ आने वाले महीनों में आसानी से नजर आएगा आपको। तो सीमेक में खरीदारी करने के मौके आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम से आखिरी के 3 खिलाड़ी बताएंगे। दो स्टॉक अब बिकवाली होंगे, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। दोनों ही सेलेक्टर्स को लगता है कमजोर है। हालांकि कल बैंकिंग में बहुत नेगेटिव थे सेलेक्टर्स मेरे, और टॉप 4 बैंकों को हमने सेलेक्ट किया तो चारों जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुए। और हमें लगता है ये 2 सरकारी बैंक जो हैं यहाँ पे अभी और कमजोरी आई, क्योंकि जो इनके रिजल्ट्स आए थे वो बहुत वीक आए थे, एसेट क्वालिटी बहुत खराब हुई थी, प्रॉफिट बहुत गिरा था। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये पिटाई का सिलसिला, क्योंकि वीक मार्केट है, तो यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कम होने की शुरुआत SBI की तरफ से की गई है, वो पेयर प्रेशर बनाएगी ही और फिर से इनकी मार्जिन पर और दबाव देखने को मिलेगा। सेट क्वालिटी सुधरना तो दूर की बात है, तो आने वाले तिमाहियों के नतीजे और खराब होंगे। केनरा बैंक में सेक्टर्स को लगता है 315 का लक्ष्य लेते हुए बिकवाली की पोजीशन बना के चलें, और बैंक ऑफ इंडिया में भी 180 के आसपास के लक्ष्य बनाते हुए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 193 पे स्टॉप लॉस रखें। और अंत में एक पैलरेट टेक्नोलॉजीज, जो सेक्टर्स ने आपको पिछले दिनों सुझाया था, उसके वास्ते इसमें अच्छा रिटर्न आ चुका है।
ई कॉमर्स की कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिवाइवल है। सावधानी के साथ ट्रेड करें, किसी भी तरीके से स्विंग हो सकता है, लेकिन 28 के लक्ष्य के साथ इसमें 31 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। 28 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, शुरुआत में 2 बिकवाली करने की सलाह है जो हम हाईलाइट कर रहे थे कि इक्का दुक्का बिकवाली, क्योंकि मूड बिगड़ गया है तो बिकवाली रखना जरूरी है। लेकिन हो सकता है कि डाउन साइड अच्छा खासा आज फिर से खुल जाए, तो आप उसके लिए ब्रेसअप करें। जो बाय रिकमेंडेशन उनमें ध्यान से चलें। ब्रिटानिया एक काउंटर है, कल ध्यान रखें आपने बैंक्स में बहुत सीरियस अनवाइंडिंग देखी थी, तगड़ा प्रेशर आता हुआ देखा था, तमाम बैंकिंग स्टॉक्स बहुत तगड़ा प्रेशर झेल रहे थे। उसके अलावा एफएमसीजी में प्रेशर आना शुरू हो चुका था कल, क्योंकि एफएमसीजी में तो दिक्कत की बात रूरल डिमांड है, और जिस तरह से मानसून की चाल है तो ना सिर्फ रूरल डिमांड, हमारी दिक्कतें और उससे ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट होती हुई आपको नजर आएंगी। तो एफएमसीजी में शायद आज फिर से प्रेशर होगा, और मेरे ख्याल से ब्रिटानिया तो एक मार्क्ड आउट परफॉर्मर रहा है, तो थोड़ा सा हल्का ऑब्वियसली होता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखें वायदा में एक काउंटर अब आ चुका है, 2460 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह होगी। अच्छा, अब पूरी तरह से बाजार का फोकस मानसून में, और कल की स्ट्रांग गिरावट में मेरे ख्याल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो मानसून के अपडेट का था जो डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से आया था। हमें लगता है 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ऑटो स्पेस में वैसे ही सीरियस प्रेशर झेल रहे थे। पिछली बार जो सूखा पड़ा था उसका प्रेशर अब पूरी तरह से पोटेंट नजर आ रहा है आपको, अनसीजनल रेन्स और वगैरह रूरल डिमांड कोलैप्स होती हुई नजर आई थी। तो तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने इस बार भी नंबर्स कमजोर घोषित करे। बजाज ऑटो तो वैसे ही अपनी दिक्कतें झेल रहा है, हमें लगता है बजाज ऑटो में आज भी बिकवाली करने के मौके ढूंढे। अच्छा खासे पॉजिटिव साइड में मूव इस बीते महीने में रिजल्ट्स आने के बाद भी हमने आते हुए देखे थे यहाँ पे, लेकिन हमें लगता है प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट 2 व्हीलर एज अ ब्रैकेट में प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 2210 तक के लेवल से यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। और लास्ट में कल भी हमने खरीदारी करने की सलाह दी थी, और इंटरेस्टिंगली कल के कमजोर बाजार में वो स्टॉक कोलैप्स नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट परसों के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही कामकाज करता हुआ नजर आया था। वो था एबीजी शिपयार्ड का काउंटर। जिस तरह से सीरियस अनवाइंडिंग हुई है, तगड़ा प्रेशर इस काउंटर ने देखा था, उसके बाद से हमने देखा है एक फॉलिंग नाइफ। हालांकि कल भी हमने हाईलाइट किया था फॉलिंग नाइफ को पकड़ने वाली बात है, लेकिन अब वो 2 दिन की स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है इसकी चार्ट्स में, और हमें लगता है अब यहाँ पे लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन और शायद एक्यूमुलेशन जोन में काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। तो एबीजी शिपयार्ड में हमें लगता है आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आज अगर मार्केट को कुछ स्पाइक मिलती है तो स्टॉक में सीरियस पॉजिटिव साइड में एक्यूमुलेशन शायद आता हुआ नजर आए। 150 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति बनाए। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।